हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एनसीईआरटी की वो हिस्ट्री का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना, न्यू कंजर्वेशन, इट मीन्स कंजर्वेटिव पॉलिसी कैसे आती है और मोनार्की कैसे रिस्टोर होती है। पहले और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि फ्रेडरिक सराइयो की पेंटिंग से नेशनलिज्म की क्या फीलिंग्स आती है। फिर इस नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट को देखा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा दो तीन चीजों ने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी कि किस प्रकार नेपोलियन का अंत यूरोपियन पावर्स ने मिलकर के एक तरह से इंग्लैंड के लीडरशिप में किया। फ्रांस के शासक नेपोलियन का अंत, लेकिन वह डेमोक्रेसी के भी समर्थक नहीं थे। लेकिन नई मोनार्की सिस्टम परिवर्तन चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रेनेसा का पीरियड, जो वह रेनेसा जो कि डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को लाना चाहती है, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को लाना चाहती है, नेशन स्टेट को ला रही है, इस पर विचार करने का समय था, मंथन करने का समय था। इसीलिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम देखते हैं कि जो नई कंजर्वेटिव व्यवस्था आती है वह इन चीजों को इग्नोर नहीं करता है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में या अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें चेंजेस करता है। जैसे तमाम प्रकार के कस्टम ड्यूटीज लगते थे, जैसे एक सीमा के अंत होने से दूसरी सीमा की शुरुआत पर। सपोज करिए कि आज आप बनारस हैं, कल आप गोरखपुर जा रहे हैं तो टैक्स लग रहा है, इलाहाबाद जा रहे हैं तो टैक्स लग रहा है। तो प्रसा के पहल पर, जो जर्मनी के बगल का नेशन है, 1834 में जो मीटिंग्स होती है वहां पर कस्टम ड्यूटीज सभी समाप्त करके एक जोलराइन नामक कस्टम ड्यूटीज लगाई गई। करेंसी की संख्या 30 से घटा करके 2 कर दी गई। ये तमाम इंप्रूवमेंट्स किए गए, लेकिन एक जो बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ और फिर उसका पतन हुआ, ये पूरी यूरोप के नेशनलिज्म में हम देखेंगे, वो था कि न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1850। इट मींस न्यू मोनार्की सिस्टम, नई राजशाही व्यवस्था, राजतंत्री व्यवस्था कैसे यूरोप में रीस्टैब्लिश होती है। 1815 में आपको पता है नेपोलियन की वाटरलू के मैदान में पराजित करने के बाद ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया जो मिलकर के नेपोलियन को डिफीट किए थे, ये सभी मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में मिलते हैं और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना 1815 होता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द बुर्बा डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। फ्रांस में बुर्बा राजवंश को फिर से लाया गया, मतलब मोनार्की सिस्टम को फिर से लाया गया। और जब मोनार्की सिस्टम यहां पर आई, नया राजा बैठा, लुई 18, और फ्रांस के अगल बगल a series of states were set up on the boundaries of France. Kingdom of Netherlands set up in north. German Confederation was left untouched. जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का बना था उसे छोड़ करके नीदरलैंड के किंगडम को सेटअप किया गया। नीदरलैंड के अंडर में बेल्जियम को कर दिया गया, ऑस्ट्रिया को साउथ का पार्ट दिया गया, पोलैंड पर रसिया का कुछ भाग बांट लिया। इस प्रकार पूरी तरह से ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि मोनार्की का भी एक्सपेंशन करना है और फ्रांस पर भी निगाह रखनी है
क्योंकि फ्रांस वह कंट्री है जो नई फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट को, लिबर्टी को कॉन्सेप्ट को, इक्वलिटी को कॉन्सेप्ट को, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया को दिया है। तो क्रांति का जनक इस पर हर चीज को वॉच कर रहे हैं और ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ लिबरल्स जो उदारवादी हैं, ये पूरी यूरोप में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। एक बार पुनः ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिस्टोर हुई है, इसको समाप्त करना चाहते हैं और ये क्रांति बहुत सक्सेस रहती है। यहां पर हम देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन जुलाई 1830 से लेकर के 1848 तक। इस वीडियो में हम 1830 की क्रांति की जिक्र करेंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम अगले इसके स्टेप जो इंसिडेंट घटे हैं यूरोप में, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर 3 चीजें हम देखेंगे ABC। पहला, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति, फिर अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स में विद्रोह, अपराइजिंग इन ग्रीक मीन्स ग्रीस में। हम पहले देखते हैं फ्रांस में। फ्रांस में जुलाई 83 में एक लिबरल्स ग्रुप, मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग, वो क्रांति करके बुर्बा डायनेस्टी को समाप्त कर दिया। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि इस मोनार्की सिस्टम ने प्रेस पर बैन लगा दिया था, लोगों की बोलने की आजादी पर बैन लगा दिया था, वर्नाक्युलर लैंग्वेज पे बैन लग गया था। बहुत सारी चीजें जो राष्ट्रवाद को कमजोर करती, उन सब चीजों पर बैन लग गया था। तो नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक यूनिटी होनी चाहिए और राजशाही का अंत होना चाहिए। यहां पर सक्सेस होती है लिबरल सोच। बुर्बा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया। कैसे संभव हुआ? The Burba kings were now overthrown by liberal revolutionaries. लिबरल उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा यह संभव होता है कि फ्रांस में बुर्बा किंग का राजशाही समाप्त हो गया। लुई 18 का भाई जो इस समय तक गद्दी पर था, उसके बाद उसके भाई का नाम है चार्ल्स 10। बुक में जिक्र नहीं है आपके, मैं बता रहा हूं। चार्ल्स 10 को गद्दी पे बैठाने की बात आई कि भाई देखो, मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से चला जाए, इससे अच्छा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में या पूरे यूरोप में बनाया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह जाएगी, ऑटोक्रेट मोनार्की का दिन ढह गया। चार्ल्स 10 कहता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की क्रांति कैसे सक्सेस हुई आगे हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंग्लैंड में है, उससे अच्छा है कि मैं लकड़ी चीरना पसंद करूंगा। लुई चार्ल्स 10 यह करके फ्रांस की गद्दी को अस्वीकार कर देता है। फिर सभी मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने के लिए लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के नियमों से बद्ध करके राजा कार्य करेगा, संविधान से हट करके कार्य नहीं करेगा, अन्यथा क्रांति फिर उसको बदल देगी। ये बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरी तरफ अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। यहां पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का अधिकार था। यहां के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना 1830 के रिवॉल्यूशन से आती है और ये बेल्जियम इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। सक्सेस होता है नीदरलैंड का जो शासन व्यवस्था थी बेल्जियम पर, वो समाप्त हो जाता है
तीसरा है अपराइजिंग इन ग्रीक्स, ग्रीक अर्थात ग्रीस, यूनान, जिस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था। ऑटोमन एम्पायर 15वीं शताब्दी से अपने पावर को काफी बढ़ा चुका है। अब यह ग्रीस भी एक मुस्लिम सल्तनत के अंडर में नहीं रहना चाहती है। यहाँ के भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स, यहाँ के कल्चर, यहाँ के अपने म्यूजिक, ये सभी कुछ सपोर्ट करते हैं। ग्रीस की जनता ऑटोमन एम्पायर से आजाद होना चाहती है। यहीं पर एक इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन ने ग्रीस की आजादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो ग्रीस की स्वतंत्रता संग्राम में सब एक्सपेंडिचर कर दिया। हालांकि बायरन की डेथ 1824 में फीवर से हो गया, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती है। अब ये राष्ट्रवादी ग्रीस के लोग जिनकी लैंग्वेज पर ऑटोमन एम्पायर का अधिकार है, जिनकी शासन व्यवस्था पर ऑटोमन एम्पायर का अधिकार है, अब ये नेशन स्टेट से नेशनलिज्म को कमजोर नहीं करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अंततः ऑटोमन एम्पायर को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 ग्रीस एज बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, अर्थात कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर रोमांटिसिज्म की जिक्र आएगी। वह रोमांटिसिज्म जो यूरोप में अपनी एक नई कहानी लिख रहा है। द रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। किसी भी क्रांति को केवल युद्ध और रीजनल एक्सपेंशन ही राष्ट्रीयता को मजबूत नहीं करते हैं, राष्ट्रीयता को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वहां का कल्चर, वहां की हेरिटेज, वहां का म्यूजिक, वहां का लोकल लैंग्वेज, वहां के फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, ये सभी मिलकर के क्रांति को मजबूत करते हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कल्चरल रिवॉल्यूशन जो पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। जर्मनी में योहान गॉटफ्रीड जो एक बड़ा जर्मन फिलोसोफर था, जो अपने फोक कल्चर को नहीं समाप्त करना चाहता है, जर्मनी की पहचान को बना करके रखना चाहता है, इसलिए मोनार्की के किले को वो भी ढाना चाहता है। रसिया जिसने पोलैंड पर कब्जा किया है और रसिया के लोगों को दबा करके रखता है और रशियन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन पोलैंड के लोग को जब समझ में बात आती है कि हमारी पोलिश लैंग्वेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारा कल्चर, हमारा फोक डांस, हमारा भाषा, अपनी जो पहचान हमारी, जो हमारी साझी संस्कृति है, इट मीन्स हमारी कल्चर है, जो हमारी प्राइड है, जो हमारी डिग्निटी है, हम इससे कम कुछ नहीं लेंगे, चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। इस प्रकार पोलैंड में रसिया के अगेंस्ट भी क्रांति होती है। इस सारे घटना चक्र पूरे यूरोप में चल रहा है, छोटे मोटे सब। आगे वाले वीडियो हम देखेंगे हंगर हार्डशिप, यूरोप में एक छोटी सी हंगर हार्डशिप को लेकर के इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन 1830 की आती है, फिर देन रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 पढ़ेंगे। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें, जरूर बताएं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगता है। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।